तो प्रीवियस क्लास पे मैं तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझा के चला गया था, उसके बाद कुछ कराया था क्या बेटा मैंने? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बाद कुछ डिस्कशन हुआ था क्या? सर आपने क्वेश्चंस करा दिए थे वो हाँ, टेम्परेचर बस का एक दो टाइम क्वेश्चंस निकालने कराए वाले। थे, एक दो क्वेश्चंस कराए थे। चलो एक बेसिक रिवीजन सवाल लेते हैं। लिखो, अब मैंने ऐसा पता नहीं कराया था कि नहीं। लिखो, अ सॉलिड बॉल, लिखो क्वेश्चन, अ सॉलिड बॉल एंड सॉलिड क्यूब of same material at same temperature and same mass what is the ratio of rate of loss of heat? करो। स्टीफन्स लॉ पे बेस्ड है ये। radiation ball upon radiation cube will be area ball area cube। अब क्यूब लिया है 6L² और क्यूब है 4 पाई, अरे सॉरी उल्टा लिख दिया, ऊपर बॉल है 4 पाई r², 6L²। अब दोनों का मास सेम है और दोनों का मटेरियल सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम होगा। बस यहां डाल दो। This is the ratio of rate of loss of heat। इसका बेटा बी पार्ट, अगर ये लिख लिया हो तो बताना। लिख लिया? यस सर, यस सर। इसका बी पार्ट, what is
the ratio of rate of cooling बताओ, रेट ऑफ कूलिंग का कैसे निकालेंगे रेशियो? आप कोई मुझे बताएगा? कूलिंग का जो रेट होता है वो रेडिएशन जो आप निकालते हो डिवाइडेड बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो मास तो दोनों का सेम है और मटेरियल सेम है, तो जो रेडिएशन का रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वही कूलिंग का भी होगा। एक रूम टेम्परेचर वाला फिर से ले लेते हैं। फोर्टी वन से 39 डिग्री टेम्परेचर बॉडी का आ गया 10 सेकंड में। 31 से 29 कितने समय में आएगा? रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। करो। तो इसमें 2 डिग्री का फॉल आया, डिवाइड बाय 10, ये इसका रेट ऑफ कूलिंग हो गया। इसमें भी 2 डिग्री का फॉल आया, डिवाइडेड बाय टाइम। इसका एवरेज है 40 माइनस 20, इसका एवरेज है 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 10, 20 सेकेंड्स। अब लिखो ग्राफ बिटवीन, डालो ग्राफ बिटवीन spectral emissive power, and wavelength. Spectral emissive power and wavelength. तो पता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या था? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड per second
पर यूनिट एरिया एट पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो मैं अब ग्राफ बनाना चाहता हूं, ऐसे इसके बीच में वेवलेंथ और उस पे कितना निकल रहा है। तो सपोज करो ये एक ऐसा टेम्परेचर T1 पे बना ग्राफ, ये T1 पर सभी वेवलेंथ पे कुछ 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 निकल रहा है और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा निकल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने, ये तो टेम्परेचर T1 पे था, अब मैं दूसरे टेम्परेचर पे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, देखता हूं फिर क्या होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो देखा कि सभी वेवलेंथ पे कुछ और बढ़ गया। अब डायग्राम बनाओ पहले, फिर एक्सप्लेनेशन चालू करूंगा। बना लिया ग्राफ? कैन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग? Yes, sir. पहला पॉइंट, द emission spectrum is continuous. The emission spectrum is continuous. This means that some energy is radiated, at each wavelength. सभी वेवलेंथ पे कुछ कुछ एनर्जी रेडिएट होगा। इसका बी पार्ट, सुन लो पहले फिर समझाता हूं। जैसे टेम्परेचर आपने बढ़ाया, T2 तो बड़ा है ऑब्वियसली, और टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दो चीजें ऑब्जर्व हो रही है। पहला, सभी वेवलेंथ पे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो बढ़ रही है, सभी वेवलेंथ पे जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो बढ़ रही है, देखो। और दूसरी खास बात ये है कि जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। इस पे सबसे ज्यादा T1 पे λ1 पे निकल रही थी, T2 पर इस वाली पे, T3 पे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही है बॉडी की, वो वेवलेंथ कम होती है। अगर तुम ध्यान दो, फॉर एग्जांपल आयरन को ही अगर हम गर्म करना चालू करें, आयरन को सबसे पहले वो रेडिश नजर आता है, थोड़ा और गर्म करें तो ऑरेंज नजर आने लगता है, फिर और गर्म कर ब्लूइश हो जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है वो धीरे धीरे करके कम होती है। तो सेकंड पॉइंट लिखो, as the temperature is increased, as the temperature is increased, energy radiated at each wavelength energy radiated at each wavelength will increase. Will increase. And the wavelength at which
and the wavelength at which maximum energy is radiated, and the wavelength at which maximum energy is radiated decreases. लिख लिया बेटा? Yes, sir. इसमें फिर एक और पॉइंट, ये जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही है वो और बॉडी के टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। मतलब अगर हम देखें λ1 T1 will be equal to λ2 T2, ये this is called वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये मुझे कांस्टेंट बी से डिनोट कर देता हूं। वैल्यू तो मुझे याद नहीं है कांस्टेंट की, पर हाँ यूनिट जरूर मैं बता सकूंगा। ये मीटर में ले लेंगे, ये केल्विन हो गया, और डायमेंशन एल के। लिख लिया सर। लिख लिया? Yes, sir. तो अगर मैं ग्राफ, तो तुम समझ रहे हो, ये लैम्डा मैक्स, सॉरी टी वर्सेस लैम्डा मैक्स का ग्राफ अगर बनाऊंगा, ऐसा बने हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लिख लिया? Yes, sir. अब उसमें एक स्टेटमेंट लिखो, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ will give, एरिया अंडर द ग्राफ will give। अभी रुको, देखें क्या बताते हो, एरिया अंडर द ग्राफ क्या देता है, देखें। will give मैं बता रहा हूं, तुम लिख लेना बाद में। सपोज मैंने कि छोटा पार्ट लिया, इसका अगर मैं एरिया निकालता हूं छोटे से रेक्टेंगल का, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, हाँ ठीक है, हाइट इंटू विड्थ। इस एरिया को मैं पूरा एडअप करता हूँ 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो आई थिंक यू नो दिस इज एमिसिव पावर। एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव एमिसिव पावर, लिख लो।
लिख लिया। और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो पूरी चीज है ये टेम्परेचर टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल है। यस सर, लिख लिया। एक पॉइंट और लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, the frequency at which maximum energy is radiated will increase. सर मैक्सिमम के बाद अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो जो मैक्सिमम एनर्जी, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो वेव फ्रीक्वेंसी जिस पे सबसे ज्यादा एनर्जी निकलेगी वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। कन्वेक्शन, एक लाइन में कन्वेक्शन लिखेंगे जरा। कन्वेक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन? एक लाइन में लिखेंगे उस कन्वेक्शन के बारे में। इन कन्वेक्शन medium is required. In convection, medium is required. उसमें क्या होता है जरा देखो। फॉर एग्जाम्पल पानी की बात कर लेते हैं, चलो पानी गर्म हो रहा है, तो ये वाटर ले ले अगर इसमें, तो बेटा जो गर्म पानी है वो ऊपर चला जाता है और ठंडा पानी नीचे आ जाता है। इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। मीडियम ही मूव कर जाता है इसमें पूरा का पूरा। अगर हवा की बात करें तो गर्म हवा ऊपर चली जाएगी और ठंडी हवा नीचे आ जाएगी डेंसिटी के कारण से। क्यों? क्योंकि गर्म हवा की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर चली जाती है, गर्म पानी की डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इन कन्वेक्शन द मीडियम मूव्स, इन कन्वेक्शन मीडियम मूव करता है। ये चैप्टर तो हो गया मेरा। चलो एक अगले चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं, 15-20 मिनट पढ़ लेते हैं। ऑसिलेटरी मोशन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऑसिलेटरी मोशन, motion which repeats
at a regular interval. Which repeats at a regular interval. जो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करे वो ऑसिलेटरी मोशन. फॉर एग्जांपल एक बॉल को यहां से गिरा दिया, छोड़ दिया, और इलास्टिक कोलिजन है, तो इट इज ऑसिलेटरी मोशन. या दो दीवारों के बीच में ऐसे बॉल को छोड़ दिया, तो इट इज ऑसिलेटरी मोशन. व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? मोशन which repeats at regular interval. टाइम पीरियड क्या है? टाइम फॉर वन ऑसिलेशन. फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड. कितने ऑसिलेशंस हुए पर सेकंड, वो 1/t. हर्ट्स भी होता है इसका. जो मोशन बार बार रिपीट होता जाएगा एक तरीके से, तो वो ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा. और एक ऑसिलेशन के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं. एसएचएम क्या चीज है? सर वो पुराना वाला लिखा नहीं था. हो गया सर. एसएचएम क्या चीज है? दिस इज ऑल्सो ऑसिलेटरी बट विद ए स्पेशल कंडीशन. ऑसिलेटरी तो है बट विद ए स्पेशल कंडीशन. वो क्या है? देखो, सपोज करो ये ऑसिलेशन हो रहा है, ये मीन पॉइंट है जिसके अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है. ये ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे करके, ये चीज ऐसे ऑसिलेट कर रही है. ये एक्सट्रीम पॉइंट है. ऑसिलेशन हो रहा है बट इसकी स्पेशल कंडीशन क्या है? सपोज करो ये पार्टिकल यहां पर आ चुका है, तो ये इसका इस समय डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन. तो स्पेशल कंडीशन सिंपल हार्मोनिक वो तब कहलाता है. सिंपल हार्मोनिक कब कहलाएगा? वो तब कहलाएगा जब इसका जो एक्सेलरेशन होगा, पहली बात तो जो एक्सेलरेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर होगा तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा. मतलब अगर पार्टिकल यहां पर है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन है और एक्स के प्रोपोर्शनल है, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. पहले लिखो, एसएचएम लिखो. दिस इज ऑल्सो, पहले इतना लिख लो, फिर बता लिखवाऊंगा अच्छे से प्रॉपर. सर डायग्राम अभी बनाए. हाँ, पहले डायग्राम बनाओ. पहले डायग्राम बना लो. नहीं, पहले ये लिखो, पहले ये लिखो. दिस इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन बट विद अ स्पेशल कंडीशन. लिख लिया सर. हाँ, अब स्पेशल कंडीशन क्या है इसमें लिखो.
the acceleration of the body, if the acceleration of the body is proportional to the displacement from mean, is proportional to the displacement from mean, and has direction and सर फ्रॉम मेन के बाद क्या था? ऋषित बताना क्या लिखा था? Sir, displacement from mean and has direction. हाँ, and has direction towards mean. And has direction towards mean. Full stop. In this case, the oscillatory motion is SHM. उस केस में SHM बन जाएगा. अब डायग्राम बना लो. लिख लिया? यस सर. एक मिनट सर. नहीं सर, रुक जाइए. सॉरी. सारे वीडियोस देख लेना उसके रेडिएशन के, और किताब के सारे बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स देख लेना. सर A प्रोपोर्शनल टू -x का क्या मतलब है? बता रहा हूं. डिस्प्लेसमेंट तो इधर है बेटा, मीन से अगर पार्टिकल यहां पर है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और एक्सेलरेशन उसके रिवर्स इधर पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द मीन. तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए माइनस आएगा ना. आया Yes, sir. समझ में? ठीक है. आया? Yes, sir. गुड. लिख लिया? तो ये ऑसिलेशन जो है सिंपल हार्मोनिक कहलाएगा. इसका मतलब ऑल oscillations are not SHM, but लिख लो. Yes, sir. लिख लिया सर. अच्छा, तो मुझको बताओ इसमें एक्सेलरेशन मीन पे कितना होगा? 0.
एसएचएम में एक्सेलरेशन मीन पे 0 है और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, क्योंकि आपने ये सीख लिया। लिख लो। लिख लिया? सर थोड़ा सा बचा है। हो गया सर। अब इसको बस थोड़ा सा और बता देते हैं। ये जो लिखा था ना, इसका कांस्टेंट जब हट जाता है, कांस्टेंट, तो ये बता रहा हूं क्या है, जस्ट जस्ट अ सेकंड। ओमेगा कहलाता है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यूनिट है इसका रेडियन पर सेकंड, और ये ओमेगा जो होगा ये 2 पाई बाय टी है, जहाँ टी टाइम पीरियड है, या 2 पाई एफ, इतना लिख लो। ये जो कांस्टेंट है ये यस सर, लिख लिया सर। गुड। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो तुम सब मैथ्स के बच्चे हो, बताओ, समृद्धि को छोड़ दें तो कैसा ग्राफ बनेगा? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा? सर स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ऐसे करके। एक छोटा क्वेश्चन कर लो। अच्छा, ये जो पूरा एक्सट्रीम, दिस टोटल डिस्टेंस विल बी कॉल्ड, ए जो है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड जब भी बोले तो मैक्सिमम वैल्यू। तो चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। लेट्स से मैंने तुम्हें ओमेगा दे दिया, ओमेगा नहीं, टाइम पीरियड दे दिया, चलो पाई सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दे दिया लेट्स से 2 मीटर। चलिए, हेलो, कौन बोल रहे हैं?
10 मिनट के बाद लगाओगे? मैं थोड़ा पढ़ा रहा था। पहला पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। Find the maximum value of acceleration. क्या हुआ? तो मैं जानता हूं मैक्सिमम वैल्यू मेरी होगी ओमेगा स्क्वायर ए, यहां पर मैक्सिमम होगा, ओमेगा है 2 पाई बाय टी, इसका स्क्वायर इनटू ए। सर आपने क्वेश्चन क्या बोला था? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन? ओके सर। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पर होगा। इसका बी पार्ट, व्हाट इज द acceleration at mean? What is the acceleration at mean? जीरो। It will be 0, क्योंकि मीन बेसिक फॉर्मूला तो वो नेगेटिव साइन तो केवल डायरेक्शन के लिए था, तो अगर मीन पे निकालेंगे तो 0 आएगा एक्सेलरेशन। इतना ही कराएंगे आज। बेटा कल का मेरा नहीं है मैं क्लास ले पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज मुझे थोड़ा